लेकिन एक बड़ी बात सर, 12 ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, आप ही हैं ये माई वाले? 33 साल वाला 90s वाला है, हाँ 21 साल वाली जंजी है। हाँ। अब इस चीज़ को कैसे मतलब आप कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो 50 साल हैं। टू स्टेट्स जैसे मेरी एक लव स्टोरी आई थी 2009 में आई थी, 16 साल हो गए। उसमें क्या था, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है। अब मेन स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट ये था कि माँ बाप को कैसे मनाएं, कैसे पता नहीं चल पा रहा यही मेरा है या ये क्योंकि क्यों? लोगों रीजन को क्या है? कंफ्यूजन है। और पहले था, आप जब पहले आपके इतना जमाने में नहीं लव था। स्टोरियाँ होती थी नहीं उसमें इतना कंफ्यूजन होता था? नहीं था। जो दो नए किरदार, एक 33 का लड़का 21 की लड़की, डिफरेंस कैसे है? अब जंजी वाली पीढ़ी पर तो सैयारा हिट है, लेकिन जो जंजी में जो प्यार वाले में उसमें कई सारे टर्म्स आते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चैट होती है, अब उसमें वो पागलपन है। मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने 1 घंटे तक जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने का आपके पास टाइम था, फट गई आपकी। जब आप टीनेज में थे, अगर आप 20-21 साल की उम्र में, हाँ जब आपको मोहब्बत हुई थी 20-21 साल में? मेरे को तो सर हॉस्पिटल से मोहब्बत हो रही है जब से पैदा हुए। नर्स के साथ से? आजकल मतलब अगर कोई है, मेरे को वो लड़की मेरे से बात नहीं भी कर रही, मैं उसकी इंस्टाग्राम देख के समझ सकता हूँ वो क्या कर रही है। कि भाई लोग प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, दिल की बात निकल रही है या ऑडियंस बेस्ड स्टोरी की बात निकल रही है आपसे? कैसे देखते हैं चेतन भगत की डाइवर्स जो हो रहे हैं वो जस्टिफाई है, नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए? क्या मतलब चेतन भगत कैसे देखते हैं? आपकी शादी कैसे चल रही है? आपका प्यार कोई मोहब्बत ग्रेड चल नहीं रही। मतलब जंजी के बारे में कि ये आम धारणा लोगों के द्वारा बना दी गई है, यार बड़े केयरलेस है, कहते ठीक है हो जाएगा। He has to face failure. विराट कोहली has to face failure. Everybody has to face. वो UAE के अरबिक लोग वो मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं कि आपने 3 इडियट्स के वो हो, और वही फेल कर रहे हैं। कहते सर हमने सेल्फी, आप बहुत, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आप फेल हो। पहनावे पर जब आप पहनावे पर बोलते हैं तो बवाल खूब मचता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है चेतन भगत की? राहुल वर्सेस मोदी, बेटर कौन? नमस्ते, मेरा नाम रजत त्रिपाठी है और आप दैनिक जागरण देख रहे हैं। मेरे हाथ में ये बुक है, चेतन भगत इसके राइटर हैं, और 1 अक्टूबर को ये बुक रिलीज हो रही है, 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी। चेतन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार दैनिक जागरण के मंच पर चेतन जी इस बुक को लेकर अवेलेबल हैं, और इस बुक के बारे में बातचीत होगी, और साथ ही प्यार मोहब्बत की बात होगी, क्योंकि चेतन भगत अगर हमारे साथ हैं, प्यार मोहब्बत की बात ना हो तो बातें अधूरी रह जाएंगी सर। जी हाँ, क्योंकि इतनी सारी लव स्टोरी आपने लिख दी कि उस पर फिल्में बन गई। अब मुझे लग रहा है एक और फिल्म मटेरियल आपने जो है दे दी है। पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस और खैर उसमें भी प्यार मोहब्बत है सर एक तरह से, पर राजनीति नहीं। मैं हाँ। बेसिकली लेखक हूँ, लव स्टोरी का लेखक हूँ, और अब फिल्म बनेगी कि नहीं सर, ये तो फिल्म बनाने वालों के ऊपर है। हाँ। बहुत सारे पैसे लगते हैं फिल्म बनाने में, बहुत सारे संजोग होते हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे हम कि बने, पर प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए। लिखना प्रायोरिटी है, लिखना प्रायोरिटी है, रीडर चाहिए आज की डेट में। मैं चाहता हूँ कि जनरेशन, एक ज़माना था जब मेरी 20 साल पहले बुक आती थी कि फिल्में ही कुछ एक मनोरंजन का साधन थी। अब तो इतना वीडियो कंटेंट है, हम और बनाए जाएं फिल्में, उसकी कमी नहीं है। कमी है रीडर्स की, अच्छी किताबों की, जो किताबें लोग पढ़ना चाहें। तो मेरा फोकस है कि मैं ऐसी बुक लिखूं। आप जब बुक की बात कर रहे हैं तो ये लाने में काफ़ी देर नहीं लगा दी आपने? हाँ, क्योंकि मैं अब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि अगर कहानी दिल से नहीं आ रही है तो मैं नहीं लिखता हूँ। और मेरा बहुत मन था, मेरे बहुत सारे रीडर्स चाह रहे थे कि मैं एक प्रेम कहानी लिखूँ, लव स्टोरी लिखूँ, लेकिन मेरे को आ नहीं रही थी जो कुछ अलग भी हो, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, जैसे 2 स्टेट्स लिख चुका हूँ काफ़ी कुछ। तो फाइनली कुछ सालों के बाद मेरे को ये कहानी आई, और मतलब एक तरह से आपके मन पे कब्जा कर लेती है कोई कहानी, कि मुझे लगा ये तो मुझे लिखनी ही है। लेकिन एक बड़ी बात सर, 12 ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, आप ही हैं ये माई वाले? यही तो लोगों को पढ़ के पता लगेगा कि मैं हूँ, या मेरी झलक है, या मेरे से इंस्पायर्ड है, या कुछ काल्पनिक है। किताब फिक्शन जिसे कि हम काल्पनिक तरीके से बेचते हैं, इवन 2 स्टेट्स वैसे थी, पर ऑब्वियसली हर कहानी में लेखक का कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। अगर वो अच्छी है तो मेरे एक दिल का हिस्सा ज़रूर होगा उसमें। तो कहीं ना कहीं तो आपसे कनेक्टेड है क्या? मतलब नहीं, कैरेक्टर्स अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में हुए हैं उससे कनेक्टेड है। और आजकल जो यूथ में हो रहा है, मेरा काम सिर्फ अपनी कहानियाँ लिखना नहीं है, जो एक हमारे देश का युवा है उसको समझना भी है। तो ये कहानी 12 साल, इसका नाम 12 ईयर्स इसलिए नाम है क्योंकि लड़का 33 का है, लड़की 21 है। साकेत एंड पायल। हाँ, तो 33 - 21 इतना मैं 12 ईयर का गैप 12 हो जाता है। मैं अगर इसको
दूसरी भाषा में कहूँ, 33 साल वाला 90s वाला है, हाँ 21 साल वाली जेनजी है। हाँ अब इस चीज़ को कैसे मतलब आप कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो 50 वाले हैं। हम तो 50s के। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेंटली मेरी भी ग्रोथ रुकी गई है, जी, तो मैं जेनजी से भी रिलेट कर लेता हूँ अभी फील कर रहे हैं आप और Gen Z? मिलेनियम आई कैन फील द एज। मतलब जैसे अब मैं कहीं पार्टी करता हूँ तो मेरे को अगले 2 दिन लग जाते हैं पार्टी से रिकवर करने में। मैं ड्रिंक ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे को सूट नहीं करता है। तो एज का एहसास है, कभी कभी भाग के आता हूँ, रनिंग करता हूँ तो मेरे घुटनों में मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये शरीर अब शरीर की उम्र आ गई है। पर मेंटली अगर आप अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को काम में लगाए रखें, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये बुक रियल है या काल्पनिक है, मतलब ये फिक्शन पे है? ये अब आपको पढ़ के ही पता लगेगा, क्योंकि अभी आ रही है। कहीं ना कहीं मेरी किताबों की सक्सेस का आई थिंक यही रीज़न है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ रियल है, नहीं तो चलेगी नहीं। और अगर ये भी चलती है, जो मुझे लगता है चलेगी, वो यही है कि रियल है। अगर रियल नहीं है तो मैं लिखता नहीं हूँ। क्यों लिखा आपने इसको? रीजन क्या था? क्योंकि जब भी कोई राइटर लिखता है तो यूं ही नहीं लिखता है, क्योंकि इसको लिखने में आपको वक्त लगा, कई सालों बाद आपकी कोई नॉवेल आ रही है। क्या टाइम, मतलब उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, या जब मन में आ रहा था कि यार मैं क्यों लिखूं इस बुक को? बहुत अच्छा सवाल है, और इसके 2-3 रीज़न है। 2-3 क्योंकि पहली बात, मेरे को अब अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही है। भगवान की बहुत कृपा रही है मुझ पर। इतनी सारी किताबें बिकती हैं, आज तक बिकती हैं, उनकी रॉयल्टी वगैरह ठीक है, मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है। तो किताब अगर मैं लिख रहा हूँ, वो भी ऐसे प्रेम कहानी लिख रहा हूँ, तो कोई और रीज़न भी होंगे। पहला रीज़न तो ये कि मुझे लगा इतनी प्रेम कहानी है, लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो आज तक इतना नहीं कवर हो रहा है। 2 स्टेट्स जैसे मेरी एक लव स्टोरी आई थी, 2009 में आई थी, 16 साल हो गए। उसमें क्या था, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक बात। अब मेन स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट ये था कि माँ बाप को कैसे मनाएं। अब 2025 में मैं सेम लिखूंगा तो क्या बदला है? बदला ये है कि हम खुद ही, आजकल लड़का लड़की खुद ही कन्विंस्ड नहीं है। माँ बाप को तो बाद में कन्विंस करोगे ना, खुद ही श्योर नहीं है कि हाउ डू आई नो ही इज द वन, हाउ डू आई नो शी इज द वन। मुझे कैसे पता कि मजा आता है मेरे को इसके साथ, टाइम पास करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ इस लड़के के? हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि कैसे पता नहीं चल पा रहा है यही मेरा है या ये मेरा? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है। और पहले था, आप जब पहले आपके जमाने में नहीं था, स्टोरियां होती थी, नहीं, उसमें इतना कंफ्यूजन होता था? नहीं था, क्योंकि अब क्यों होने लग गया है? मेरे ख्याल से डिजिटल ऑप्शंस बहुत है। आप एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, खुश भी हो, वो आपको छोले भटूरे खिला के ला रहा है, आप खुश हो, आज बड़े मजे आए। लेकिन फिर आपने इंस्टाग्राम देखा, आपकी फ्रेंड के साथ एक लड़का है, वो तो उसे 5 स्टार होटल ले गया था। सडनली आपकी खुशी चली गई, छोले भटूरे अब आपको बदहजमी दे रहे हैं। तो आई एम सेइंग कि एक कंपैरिजन वाली दुनिया हो गई है। सोशल मीडिया की वजह से नॉन स्टॉप आपको दूसरों की लाइफ की मतलब रनिंग कमेंट्री दिख रही है, अगर, और स्पेशली आपके क्लोज फ्रेंड्स की, तो फिर हमेशा आपको लगता है कि शायद मैं भी इससे बेटर कर सकता हूँ। शायद ये नहीं है। एक तो वो कन्फ्यूजन है, दूसरा थोड़ा कैजुअल बना दिया है डेटिंग को, कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो डेटिंग ऐप्स वगैरह है उसमें लोग एक रात के लिए भी मिलते हैं, 2-4 दिन के लिए मिलते हैं, तो और ऐसे बनते हैं जैसे एक जनरेशन बिहेव करने की कोशिश करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो ये तो आप लोग बुढ़े हो गए, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसका एक इमोशनल कॉस्ट है। वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं और आपको कन्फ्यूजन होती है। आज तक कोई भी मेरे को ऐसा इंसान नहीं मिला, चाहे वो सीईओ हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, लॉयर हो, जिसको प्यार की तलाश नहीं है। सही बात है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना कंटेंट आ गया, इतने गीगाबाइट आ गए, एआई आ गया, प्यार सबको चाहिए। तो वो जो तलाश है, ये 1-2 रात वाले प्यार में नहीं मिलता। लोगों को प्यार चाहिए जो लंबा लास्ट करे, कोई अपना जिसे हम अपना कह सके। वो तलाश भी है, लेकिन चॉइस भी बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक एक आपको बुफे में भेज दिया है जहाँ हजारों डिशेज हैं और हर घंटे बाद डिशेज बदलेंगे, लेकिन जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं, वो कैसा प्यार चाहिए? मेंटल को चाहिए या प्यार वो चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारा को किसी को हम अपना कह सकें, और जो लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग लव, एवर लास्टिंग लव आइडियली, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग लास्टिंग लव होए। लेकिन क्या है कि छोटे, अगर पहली नज़र में भी लोगों को प्यार हो रहा है और दूसरी नज़र में प्यार खत्म भी हो रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बुफे वाली बात है कि एक बुफे में 100 डिशेज लगी हैं और हर 1 घंटे में बुफे चेंज होगा। अब आप क्या खाओगे? अब आप बोलोगे ये नहीं, मैं अगले राउंड के लिए वेट करता हूँ, मैं अगले राउंड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो यंग जनरेशन, उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपने आप को कमिट करूँ। ये भी ठीक है, इसको भी रखते हैं साइड पे, उसके 3 लोगों के साथ चैट चालू है, 2 लोगों के साथ फ़ोन चालू है, तो कहीं ना कहीं प्यार नहीं हो रहा, प्यार नहीं मिल रहा है।
और फिर वो मिस भी कर रहे हैं कि यार कोई तो कमी है। तो आई थॉट कि इस माहौल की स्टोरी मैं लिख पाऊँ अगर, जो 12 इयर्स है, जिसमें एक्चुअल कंफ्यूजन है। अगर आप कवर पे, लेट्स सी द कवर, जैसे ये लड़का लड़की है, लड़का स्टैंड अप कॉमिक है इसलिए वो माइक लगाया गया, लेकिन वो तारों में उलझे हुए हैं, वो आपस में ही, वो खुद ही कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, लेकिन तू 33 साल का है, मैं 21 साल, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, मेरी तो कुछ अभी मैंने कुछ नहीं करा लाइफ में, तो ये कैसे चलेगा? खुद ही कंफ्यूजन में है। चेतन जी, आपके जो ये किरदार हैं, इसमें जो दो नए किरदार, एक 33 का लड़का, 21 की लड़की, डिफरेंस कैसे हैं? क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारी लव स्टोरी लिखी, उन लव स्टोरी में भी एक से एक किरदार थे और उनकी चर्चा आज भी है लोगों के बीच। ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं? क्योंकि इसमें तो लड़का पंजाबी है, लड़की जैन है, जो कि बेसिक जानकारी आपके यहाँ अवेलेबल है। डिफरेंस कैसे हैं आपके बाकी किरदारों से, और बाकी लव स्टोरी के जो कैरेक्टर थे उससे कैसे डिफरेंस है? तो मैं अपनी हर कहानी में कोशिश करता हूँ कि जो किरदारों का करियर है, जो उनका जॉब है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लव में नहीं है, उनको अपना एक करियर भी है। तो इस बार मैंने बिल्कुल अलग, लड़के का करियर बिल्कुल अलग है, स्टैंड अप कॉमिक है, जो अगेन आजकल की जनरेशन का प्रोफेशन है, पहले तो होता भी नहीं था ये, जेन ज़ी का। और ये मुझे लिखने में काफ़ी चैलेंज भी आया, काफ़ी मुश्किल भी हुई, और वही एक और रीज़न है कि मैंने ये किताब लिखी, क्योंकि मैं भी इतनी किताबें लिख चुका हूँ, अगर मेरे को कुछ नया नहीं करने को मिलेगा। तो नया ये था कि अगर ये स्टैंड अप कॉमिक है, इसको कॉमेडी करनी है बुक में, और इसको कई जगह जाके परफॉर्म करना है और लोगों को हंसी आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी? कौन लिखेगा? वो मेरे को ही लिखना है। तो मेरे को एज अ स्टैंड अप कॉमिक सीखना पड़ा, स्टैंड अप कॉमेडी कैसे की जाती है, स्टैंड अप कॉमिक के एक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है। और वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसकी जो ये, क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमिक है, ये पूरी दुनिया को एक कॉमेडी की नज़रों से देखता है, तो इससे लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको फ़नी बुक मिलेगी, आपको एक हंसने वाली बुक मिलेगी। मुझे लगता है कि हमारी इतनी कहानी आ रही है, सब थ्रिलर, मर्डर, इवन आप कोई भी देखें OTT वगैरह, सब मार काट हो रही है, गैंगस्टर आ रहे हैं, मतलब पंचायत हो गया, ये कुछ वो चले जा रहा है, मतलब वायलेंस बहुत है, लेकिन लव एंड ह्यूमर, मतलब हास्य और प्रेम कम है, और मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए। रीज़न क्या है कम होने का? क्योंकि जब आप तो मतलब हर पहलुओं को सोचते हैं, हर एक किरदार को अपने पन्ने पर उतारने से पहले उसका पूरा सोचते होंगे कि यार ये जो किरदार पन्ने पर जाएगा, इसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, जो हमारे रीडर्स होंगे उनके मन पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है तो काफ़ी कुछ उससे रिलेट करता है और काफ़ी कुछ सीखता है, इम्पैक्ट उसका कहीं ना कहीं होता है। तो इस इम्पैक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो कि आपका किरदार कैरेक्टर है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इतनी लव स्टोरीज और इतनी फ़नी किताबें इसलिए नहीं है, एक तो लिखना मुश्किल है, फ़नी किताबें, फ़नी कहानियाँ लिखना, ह्यूमर इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है लिखना। जब पढ़ रहे हो तो मज़ा आता है, लेकिन लिखने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि किसी को हंसाना, और वो भी पूरे देश को हंसाना। अब ये एक किताब है, तमिलनाडु में भी कोई पढ़ेगा, कश्मीर में भी पढ़ेगा, गुवाहाटी में, सबको हंसी आनी चाहिए, तो एक वो मुश्किल है। दूसरा, लव स्टोरीज़ में यही कि रेपिटेटिव हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी आ चुकी हैं, और लोगों का ध्यान खींचना सिर्फ लव स्टोरी के लिए आपको बहुत अच्छे कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं। लेकिन किसी को मैं चाकू मार रहा हूँ, बम फट रहा है, कार फट रही है, उसमें एकदम से ध्यान चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो मसाला पिक्चरें या मसाला कहानियाँ ज़्यादा बनती हैं। आई थिंक उसका ये रीज़न है। लेकिन अगर कोई पकड़ लेता है नब्ज़ को, हमारी सोसाइटी की, यूथ की, और वो अगर मैं कर पाया, अभी पता लगेगा अगले हफ्ते, तो कोई नहीं रोक सकता उस किताब को चलते। जैसे एक फिल्म ले लीजिए, सयारा जो फिल्म है अभी, हाँ, कि वो चल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेनजी से कनेक्ट की, कहीं लगा कि जेनजी को लगा हमारे लिए ऐसी कहानियाँ बन ही नहीं रही हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि मेरे सवाल भी मैंने लिख रखा था कि आप जिस ज़माने से आते हैं, जब आप यंग रहे होंगे तो आपके ज़माने में आशिकी के गाने बजते रहे होंगे। अब जेनजी वाली पीढ़ी पर तो सैयारा हिट है, लेकिन जो जेनजी में, जो प्यार वाले में, उसमें कई सारे टर्म्स आ गए हैं। हुकअप आया है, लस्ट आया है, सिचुएशनशिप आया है, लिव इन रिलेशनशिप आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं। ये सब इस किताब में है, सब है, और लिव इन भी है, और सिचुएशनशिप, क्योंकि कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप कह देते हैं, और तो ये सब है, हुकअप्स भी हो रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि ये आजकल की रियलिटी है। मैं इसे जज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, मैं कोई पार्क में बैठा अंकल नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आज की सोसाइटी में रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, और इसके बीच में कोई मनोरंजन से भरी और थोड़ी सी एक आपको सोचने पर मजबूर करें। डिफरेंस होगा चेतन जी, क्योंकि जब आशिकी वाला ज़माना था, वो गाने चलते थे, आप मतलब आप जब एंगेज में कॉलेज के टाइम पे रहे होंगे, और अब में जब ये तमाम कॉन्सेप्ट आ गए, हुकअप्स, ये सारी चीज़ें,
कुछ तो डिफरेंस आता होगा। बहुत फर्क है। मेन डिफरेंस मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी। एक तो मैंने आपको कहा कि आपको सोशल मीडिया से नॉन स्टॉप चॉइस, नॉन स्टॉप आपकी गर्लफ्रेंड या सुंदर है, आपका बॉयफ्रेंड हैंडसम है, लेकिन आपको 5 मिनट में उससे बेटर दिखेगा, ऑप्शंस दिख रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक तो हमेशा आप अपनी चीज़ से खुश नहीं हो। दूसरी बात टेक्नोलॉजी ये करती है कि इवन एज अ कपल आप आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चैट होती है, अब उसमें वो पागलपन है। मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने 1 घंटे तक जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने का आपके पास टाइम था, फट गई आपकी। अब आपका पूरा दिन खराब बीतेगा। ये चीजें होती नहीं थी पहले। लोग तो खत लिखते थे एक दूसरे से, और भी मेरे से भी पहले चले जाओ तो लिखे जो खत तुम्हें तो मेरी याद में। हाँ, तो लोग पाँव देखते थे और खत लिखते जाते थे। पाकीज़ा फिल्म इतनी क्लासिक हुई थी। सो चीज लोगों को वही चाहिए, एक पार्टनर, एक साथी, एक प्यार, एक रोमांस। उस रोमांस के मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन सा बेटर था कौन सा वर्स था, बेटर में नहीं जा रहे हो, नहीं, क्योंकि आज की डेट में फायदा भी है ना। व्हाट्सएप पे आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब मैं यूएसए में बैठा हूँ, आपका पार्टनर कहीं और बैठा, आप 1 मिनट में उनकी शक्ल देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये कोई उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल। और ऐसे पुराना टाइम देख के लगता है कि हाँ बड़ा ऐसे वो ज़्यादा रोमांटिक टाइम था, ऐसा कोई नहीं था। लोग तड़पते रहते थे बेचारे, या नहीं मिलते थे या भूल जाते थे। अब कॉन्स्टेंटली आप टच में रह सकते हो, भाई तूने क्या खाया, मैंने क्या खाया। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, वो यही है कि जैसे जैसे मैसेज का जवाब नहीं आना, घोस्ट कर देना, ये सारी चीज़ें भी किताब में हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती थी पहले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक लेखक का फर्ज बनता है कि जो आज के ज़माने का लेखक है, मैं आज कहानी लिख रहा हूँ, कल को 100 साल बाद भी कोई किताब देखे तो बोले 2025 में इंडिया कैसा था। जब आप टीनेज में थे, अगर आप 20-21 साल की उम्र में, हाँ, जब आपको मोहब्बत हुई थी 20-21 साल में? मेरे को तो सर हॉस्पिटल से मोहब्बत हो रही है जब से पैदा हुए हैं, नर्स के साथ से भी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो लव स्टोरी बुक है, अगर आपके टीनेज में ये आपको बुक मिली होती, आपके थिंकिंग में कितना बदलाव लाती? अगर मैं आज की डेट में टीनेजर होता तो मैं ये बुक आपको मिलती आज तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं आई थिंक ये बुक मुझे हेल्प करती समझने में कि एक पार्टनर में क्या ढूंढना चाहिए और कैसे पता चले कि ये पार्टनर जो है जिसके साथ मैं डेट कर रहा हूँ यही है, इसको पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हो मैं जब टीनेजर था, मतलब इन द व्हाटएवर 90s, हाँ, तब ये किताब मिलती मुझे समझ ही ना आती कि इतनी टेक्नोलॉजी और ये चैट कर रहे हैं और इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। उस टाइम पे अलग था ना। उस टाइम पे मैंने 90s की किताब लिखी थी, जो मेरी पहली किताब थी 5 पॉइंट सम्मान, वो उसी पे थी। 2004 उसमें लैंडलाइन फ़ोन होता था, उसमें कोई SMS भी नहीं था। तो मेरे को हमेशा से लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ वेरी, हर बुक से मैं टेक्नोलॉजी स्टडी कर सकता हूँ। जैसे वो नेक्स्ट बुक थी 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर, उसमें सिर्फ SMS होता था, तो उसमें बहुत सारे SMS पैसे लगते थे उस टाइम पे। हाँ, तो कम ऐसे छोटे छोटे SMS भेजते थे लोग। एक जमाना था जब फोन में वो 1 मिनट के अंदर आपको फोन कट करना नहीं तो 1 मिनट की जैसे पार जैसे लग जाएगा। तो वो भी मेरी कुछ स्टोरीज में था। और आज की डेट में ओवर कम्युनिकेशन का जमाना है। आजकल मतलब अगर कोई है, मेरे को वो लड़की मेरे से बात नहीं भी कर रही, मैं उसकी इंस्टाग्राम देख के समझ सकता हूँ वो क्या कर रही है। यू नो, इट रियली चेंजेस द होल थिंग। मतलब मेरे को पता लग रहा है कि वो किसी और लड़के के साथ गई हुई है। आई मीन ये मतलब आई डोंट थिंक मार्क ज़करबर्ग को पता था ये बात। अगर मेरा किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया, मैं उसकी शादी की फोटोज देख सकता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता था पहले, अगर अनलेस आप पड़ोसी को डेट कर रहे हो। पर अब सोचो, मतलब इसका कोई मेंटल इफेक्ट तो होगा ना कि आप किसी को डेट कर रहे हो, आप उस देख रहे हो उसने शादी पे मेहंदी कैसे लगाई हुई है। ओह ओके, मिस कर रहा हूँ मेरे नाम की होती शायद। हाँ, या मतलब यू नो, सो इट जस्ट इज समथिंग एज अ राइटर मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे सोसाइटी बदलती है। लेकिन जब आप एज अ राइटर लिखते हैं, क्योंकि आप तो मतलब दिल्ली से पले बढ़े, IIT IIM, गांव की कहानियाँ मैंने एक लिखी है, एक हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है जिसमें, लेकिन वो लड़का बिहार से था, दुमराव से। तो वो मैंने लिखी है, बट ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ना गांव की। अब मैं ऐसे क्लीशेड कहानियाँ लिख दूँ जैसे जो शहर वाले जैसा गांव को सोचते हैं पनघट होता होगा, कोई पनघट नहीं होता। होता है मतलब, पर कोई ऐसे वहाँ इतना कोई रोमांटिक तो नदिया के पार वाली बात हो जाए ऐसे वहाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी। सेमी रूरल Tier 2 सिटीज़ की मैंने कई किताबें लिखी हैं। बनारस की किताब लिखी है, यू नो, लाइक आई सेड, ये पटना की किताब लिखी है। बट कहीं ना कहीं ये जब मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ,
जिसमें एज डिफरेंस है, जो बड़े आराम से 51 साल का आदमी एक 21 साल की लड़की का 33 साल के लड़के के साथ बना रहा है, तो बड़े आराम से एक गलत जोन में जा सकता है। चेतन जी, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल थोड़ा ये तीखा होगा, यही कि आप ऑडियंस बेस्ड स्टोरी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज की यूथ को लव स्टोरी पसंद है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि भाई लोग प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। दिल की बात निकल रही है या ऑडियंस बेस्ड स्टोरी की बात निकल रही है आपसे? आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी की पल्स, समाज की नब्ज को मैं पकड़ूँ। ठीक है। किस्मत कई बार मेरा बहुत साथ देती है। लोगों ने, अगर आप 1.5-2 साल पहले पूछें तो लोग बोल रहे थे कि लव स्टोरीज खत्म हो चुकी है। फिल्में सारी बन रही थी, जवान, पठान, एक्शन, हाई एक्शन, बाहुबली, KGF, ऑल दीज। पर बाहुबली में भी बड़ा बेहतरीन प्यार दिखाया है। नहीं, वो होता है, हर स्टोरी में होता है, लेकिन मार्केटिंग उसकी और उसकी पोजीशनिंग, लोग लव स्टोरी की वजह से देखने नहीं गए, वो एक्शन की वजह से देखने गए, या हिस्टोरिक मतलब उसके जो सेट्स हैं या वो है। तो लोगों ने कहा ये छोटे रोमांस क्यूट स्टोरीज तो अब नहीं चलेंगी। तब मैंने बुक लिखनी शुरू करी। तो क्योंकि मेरे को ये लिखनी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे को लिखनी है, और मैं अपनी मतलब आपने ऑडियंस को ध्यान में नहीं रख के लिखा, दिल की बात लिखी? मेरे को लगा कि ये समाज में हो रहा है, और अगर मैं इसे सही तरीके से लिखूंगा तो लोगों को पसंद आएगी, और अगर मैं इसे मनोरंजक बनाऊंगा, मेरा यही अटेम्प्ट रहता है। अब बाय चांस जुलाई में, मतलब जुलाई तक तो किताब मेरी छपने जा चुकी थी, तब सायारा चल गई, और अब ऐसे लग रहा है कि हाँ लव स्टोरी अच्छा है। और इसको जब हमने इसका ट्रेलर रिलीज किया तो काफ़ी लोगों ने इसे अटेंशन दिया, तो मेरे को लग रहा है कि ये ठीक जाएगा। कोई भी लेखक अगर ये बोले कि वो ऑडियंस के बारे में नहीं सोचता तो वो गलत बोल रहा है। एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों ने कहा भाई मैंने सपोज करो मेरे को डॉल्फिन्स में बहुत इंटरेस्ट है, या मेरे को कारों में इंटरेस्ट है सपोज करो, और मैं एक फार्मूला 1 रेसिंग कार्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मैं उस पर बुक लिखूं क्योंकि मेरे को लिखनी है। मेरे को पता है कि इंडिया में इतनी वाइड मार्केट नहीं है उसकी। कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन जनरली गुवाहाटी में और जयपुर में और बिजनौर में, इन सब जगह पे नहीं कोई पढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन द मोमेंट मैं कहता हूँ कि एक 33 साल का लड़का, 21 साल की लड़की, 12 ईयर्स, ओके क्या है भाई, क्या लिखा है इसने, तो आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो कुछ मेरे पैशंस हैं जो मैं मास मार्केट में नहीं लाता हूँ, और जो कहानी मुझे लगता है कि ये मैं पैशनेट भी हूँ लेकिन ये ऑडियंस को भी जमेगी, वो मैं लिखता हूँ। तो दोनों का साथ साथ चलता है। अगर सिर्फ ऑडियंस को देख के करना हो तो मैं सीक्वल ही करते जाऊँ। मेरे पास थ्री इडियट्स जैसी फिल्म मेरे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल, मैं उसके पार्ट 2, 3, पार्ट 3 करता जाऊँ, और वो बिकेगी भी। पर मेरे को उसमें कोई मजा नहीं है। मेरे को लगता है कि नए किरदारों में ब्लैंक पेपर पे शुरू करने में अपने आप को बहुत ही कठिन, कि एज ग्रैब रोमांस को एक स्वीट वे में दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम से वल्गर बोल देंगे लोग, एकदम से ऐसा कुछ बोल देंगे। तो वो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा भी होता है। जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो एक शब्द हमारी आपकी बातचीत में आया था, डाइवर्स। मतलब आपकी कई किताबों में, कुछ किरदारों में रहा भी है। हाँ, भारत में जैसे देश में एक टाइम पे ये मतलब इस शब्द की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हाँ। मतलब तलाक बहुत मतलब अभी भी, लेकिन अब बढ़ रहा है, खासकर शहरों में बढ़ रहा है मामला। कैसे देखते हैं एज ए राइटर, कैसे देखते हैं चेतन भगत की डाइवर्स जो हो रहे हैं वो जस्टिफाई है, नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए? क्या मतलब चेतन भगत कैसे देखते हैं? पहले तो डेटा देखते हैं। अगर आप USA वगैरह देखें या कोई भी बाहर के वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज देखें, मैं ये नहीं कहता कि वो गोरे हैं तो वो अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। इंसान ही होता है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ भी लोगों में फ्रीडम है, जहाँ भी लोगों में इनकम की इतनी वो नहीं है, वहाँ पे अगर आप डिवोर्स रेट देखें तो 50% पहुँच रहा है। अब वो सही है, गलत है, ज़्यादा ही लगता है, बट है, इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। लेकिन इंडिया में 1%, 2% ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा इस चीज़ से एसोसिएटेड है, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्या, लोग जब लोग डेट करते हैं और ब्रेकअप करते हैं तो वो तो बहुत कॉमन है, और ठीक है दिल टूटता है, उसमें भी बुरा है, लेकिन उसमें तो कोई दोबारा नहीं देखता। हो सकता है कि एक सर्टन परसेंटेज ऑफ लोगों जो शादी करें और जैसे जैसे वक्त बीतता जाए उनका कहीं ना कहीं ज़िंदगी की दिशा बदल जाए, वो कुछ और चाहता है, वो कुछ और चाहती है, ये बहुत कॉमन है। अब इसमें बोलना कि नहीं तुम तो बंधे ही रहोगे, और क्योंकि तुमने वो 7 फेरे लिए हैं तो तुम्हें ये निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 फेरों की मान्यता रखिए आप अपने सोसाइटी में, मैरिज की इंस्टीट्यूशन की मान्यता रखिए, वो एक तरह से वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि आपकी लाइफ, हम सबकी ज़िंदगी फाइनाइट है,
हम सब ने मर जाना है, आपने मर जाना है, मैंने मर जाना है। तो अगर आपके साथ आपको लग रहा है आपसे गलती हो गई है, जो हर एक से होती है, या आपको लगता है कि गलती भी नहीं हुई है पर ये अब नहीं चल रहा है, तो आप क्यों अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक मतलब मान्यता रखने के लिए बिता दो? वो तो मुझे ठीक नहीं लगता। जैसे इसमें भी शायद आपका कैरेक्टर इसमें क्योंकि लिखा है साकेत इज डिवोर्स्ड, तो ये जो 33 साल का लड़का है, ये पहले बैंक में काम करता था एंड उसका डिवोर्स हुआ और वो यूएसए से इंडिया आया और स्टैंड अप कॉमेडी उसने करने की कोशिश की, एक नई जिंदगी जीने की कोशिश की और उसको मैंने अपना हीरो बनाया है। तो यू आर राइट, मैंने भी काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है, एक डाइवोर्स लड़के को अपना हीरो बनाया। लेकिन जब मैं स्टोरी लिख रहा था मैंने उसके बारे में बिल्कुल ऐसा सोचा अगर डाइवोर्स लड़की अगर होती, डाइवोर्स लड़की भी हो सकती है, वो हाफ गर्लफ्रेंड में श्रद्धा कपूर का अगर आप कैरेक्टर देखें, बिल्कुल, तो उसका डिवोर्स हुआ था और फिर वो जाती है गांव पटना और फिर वो जो भी मतलब माधव झा जो अर्जुन ने किया था, लाइक वो वहाँ पे करेक्ट करते हैं और फिर उनका प्यार होता है। तो हो सकता है उसमें भी मैंने एक कोशिश की थी। मतलब आपने दोनों को इक्वल रखने की कोशिश की है कि मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि चलो मेल अगर डाइवोर्सी है तो उसको अलग नजरिए से देखना है, फीमेल अगर डाइवोर्सी है तो उसको अलग नजरिए से देखना है। मेरे को उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है और मैं पहले भी कर चुका हूँ और इधर भी कर चुका हूँ। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं डाइवोर्स को लाइक अगर आप थोड़ा भी अगर इसको बोलें कि ये नॉर्मल है तो लोग फिर बोलते हैं अरे आप तो डाइवोर्स इनकरेज कर रहे हो, आप तो यूथ के लेखक हो, आप लोगों को कह रहे हो डाइवोर्स करो। मैं नहीं कह रहा डिवोर्स करो, मैं तो ये कह रहा हूँ शादी भी मत करो। नहीं आपके आपका जो कर लिया है, अच्छी चल रही है तो चलाओ। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक झूठ है, रिश्ते को चलाना भी ठीक नहीं है। बहुत हमारे इंडिया में ये होता है, हमारे घरों में भी ये होता है, हमारे माँ बाप में भी ये होता है कि ऐसे बस शादी कोई इतनी ग्रेट है नहीं, पर दुनिया के आगे एक आपकी शादी कैसे चल रही है? आपका इतनी कोई ग्रेट चल नहीं रही, क्या करें? मतलब अब जो 25-30 साल हो गए हैं, कौन सी शादी ग्रेट चलती है 30 साल बाद? जरा बताना, आपकी हुई है शादी? पहले अभी बताओ। अभी हाँ, तो फिर तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो? करके देखो फिर पता लगेगा। नहीं, हम सोसाइटी को देख रहे हैं तो आप देखो हम सब यहाँ क्या दिक्कतें आ रही? जैसे आपने कहा अच्छी नहीं चल रही, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? सीधी बात ये है, हम यहाँ अकेले आते हैं दुनिया में, ठीक है, ये एज के साथ ही बता रहा हूँ, हम अकेले हैं। बिल्कुल, शादी, बच्चे, दोस्त, ये सब चीज़ें हम इकट्ठे करते हैं अपने आसपास ताकि हमें अकेला ना महसूस हो। लेकिन दोस्त हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, अकेले ही अपने इश्यूज से डील करना है, अकेले ही अपनी ग्रोथ करनी है लाइफ में, एक्सटर्नल ग्रोथ, करियर की ग्रोथ और अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं कोई ऐसे बाबा वाली जोन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एज वी ग्रो ओल्डर वी हैव टू रियलाइज दिस कि हम बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं और मैं किसी और जने को बोलूँ कि ये मुझे खुशी देगा और ये मेरा हम सफ़र बनेगा और इसके साथ मैं 7 जन्म में और इंडिया में तो क्या क्या मानते हैं, वो नहीं है। ये एक माया जाल है पूरी दुनिया और इसमें हम कुछ लोग हमारे आसपास हों तो सफ़र आसानी से कटता है। कुछ दोस्त हों, कुछ रिश्ते हों, कुछ बाल बच्चे हों, कुछ माँ बाप हों, सब भाई बहन हों तो अच्छा लगता है। लेकिन दोस्त तुम अकेले हो और ये लोग नहीं समझते। पत्नी भी आपकी नहीं समझ रही है? हाँ, पत्नी भी आपकी नहीं समझ रही कि आप अकेले हो? किसी को नहीं समझ आता। हम सब चाहते हैं कि मेरे दुख का कारण किसी और पे थोप दिया जाए, है ना? चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे माँ बाप पे भी लोग थोप देते हैं बचपन में। लेकिन अपनी खुशी और अपना दुख आपके अंदर ही है। तो क्या दुख है चेतन भगत? नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है। अगर मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी शादी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी खुशी के लिए। अगर मेरे को अपनी किताब लिखनी है, अगर मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर मेरे को कुछ नई चीज़ें सीखनी है, मैंने जैसे विपासना करा इस साल, ये मेरे को करना है। जिस दिन से मैंने ये रियलाइज़ कर दिया तो एक तरह से शादी अच्छी भी है और नहीं करा तो नहीं। पर ये सोचना कि मतलब शादी अमेजिंग है कि नहीं, मतलब ऐसे लाइक रोमांटिक हो और ये तो वो आई डोंट थिंक आपको 30 साल के बाद शादी के बाद कोई ये बोलेगा। होपफुली लोगों में विजडम आ जाएगी कि ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ और हमने कोशिश की है कि हम साथ में जीवन बिताएं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो अकेली है। तो कोई भी शादी से ज़्यादा उम्मीद ना रखे तो उसको शादी अच्छी लगेगी। लाइफ का ये रूल है ना, आप एक्सपेक्टेशन लो रखोगे तो आपको चीज़ अच्छी लगेगी। आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भाई हमारी शादी हो जाए और ऐसे जैसे लगाव ही पीड़ा है, तो ज़्यादा लगाव होगी तो पीड़ा होगी। हाँ, तो वही है। तो एक मे बी इट्स एज के साथ मेरे में ये आ गया है। आपका ठीक चल रहा है मामला? ठीक है, मतलब चल ही रहा है सर, जैसा है, मतलब जैसे हो रहा है चल रहा है। पर अगर आप ये चलेगा ना, अब क्या पता सर, क्या पता किसी को क्या ऐसा, मतलब ये बड़ी मतलब गंभीर बात है कि आप जैसा व्यक्ति, रोमांटिक व्यक्ति, जो रोमांटिक में ये कहना चाहिए, जो किताबें जो अगर ये कहाँ का रोमांस है कि जब रोमांस खत्म हो जाए तो बैठे रहो साथ में। ये रोमांस है कि नहीं, डिवोर्स नहीं होना चाहिए। अभी इस जिस तरीके से आप ये सवाल पूछ रहे हो, आप भी एक तरह से उसी स्कूल ऑफ हमारे उसी समाज में आप बड़े हुए ना, तो ये कैसे हो गया कि
अगर किसी आदमी का डिवोर्स हुआ है वो रोमांटिक नहीं है। आपने यही कहा ना अभी। नहीं ये मतलब अगर नहीं किसी था। आदमी का डिवोर्स होता है, मतलब किसी औरत आपने का कहा- डिवोर्स है, वो रोमांटिक नहीं है। नहीं ये नहीं कहा, मेरा कहना ये था कि आपने कहा कि भाई शादी में रोमांस हमेशा चलता रहे, तो मैंने कहा आप इतने रोमांटिक आदमी, तो फिर कैसे ये पॉसिबल है? पर रोमांस, अगर मैं रोमांस चाहता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, यू नो। तो ज़िंदगी बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, टाइम बदलता रहता है, मेरी अपनी नीड्स बदलती रहती हैं। हो सकता है मेरे को अब रिश्तों से ऊपर उठना है, आध्यात्म की तरफ जाना हो सकता है। और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि 50 साल का के बाद आपका, अब मेरे बच्चे भी पल गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, एक तरह से आपका एक वानप्रस्थ बोलते हैं शायद उसे। 75 के बाद होता है वानप्रस्थ। उससे बीच में क्या है वो? बीच में उसका पालन करते हैं कि आप सामाजिक कार्य करिए, 50 से लेकर 75 तक आप समाज में योगदान अपना दीजिए। हाँ, तो उसमें कोशिश अभी दिशा दिखाइए। तो कोशिश कर रहे हैं सर हम। तो वो मे बी उसके पीछे उसमें कुछ सेंस है। हाँ। कि नॉट दैट कि सब लोग समाज सेवक बन जाएं या अन्ना हजारे बन जाएं, बट कहीं ना कहीं आप अपने परिवार, अपने आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, 50 तक आप हो, उसके बाद आप और सोचो सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ना है। तो आई थिंक उसमें शायद मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बजाय इसके कि गृहस्थ आश्रम और ये और पर बहुत से लोग नहीं। लेकिन चेतन जी, जब आप ये बात कर रहे हैं कि जब आप 50 होते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमने एक सोसाइटी में बदलाव देखा है कि अब आजकल 35, 36, 38 साल में लोगों की शादियां हो रही हैं बहुत सारे। मतलब अब ये कॉमन सी बात हो रही है। पहले के ज़माने में होता था चलो 22-25 में हो जाते थे तो 50 तक आपके बच्चे बड़े हो जाते थे, जैसा कि आपके बच्चे बड़े हो गए। अब उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पता लगेगा वो 50-60 के होंगे, उनका बच्चा अभी 18-20 का हो रहा है। तो ये इसको कैसे नहीं, वो एक डेफिनेट इशू है, डेफिनेट इशू है। अगर आप 38 में शादी करते हो, अब 40-42 में बच्चे करते हो, जब तक आपका बच्चा 18 का होगा आप 60 साल के हो गए हो। और लाइफ वैसे भी कम हो रही है, क्योंकि पहले एक ज़माने में 70, 80, 75, 90 कॉमन था। धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि 70 मर रहे हैं आपके दोस्त। नहीं, बहुत सारे अभी तो मतलब बहुत सारे आप भी वीडियोस देखते होंगे कि आजकल तो मतलब बहुत कॉमन हो गया है कि मतलब हार्ट अटैक आया, कुछ आया। नहीं है। तो जो अभी मतलब 60-65 तक जाते जाते बहुत से लोग मतलब धीरे धीरे लाइफ कम हो रही है। जीवन ही है दोस्त, जीवन टेम्पररी है। हम सब यहाँ गुजर रहे हैं, बस गुजर रहे हैं। ये सब हम रास्ते में टाइम पास के लिए, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चे कर रहा है, कोई करियर बना रहा है, ये सब हम गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप दुनिया से जुड़ो मत। आई एम वेरी इन्वॉल्व। मैं अभी भी बहुत पैशनेट हूँ अपनी राइटिंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट का मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई थिंक जो कब से गीता में लिखा हुआ है, कब से हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आता था। एक शब्द आपको बता ही देता हूँ, चलिए, स्थित प्रज्ञ। मतलब साथ रह के भी साथ न रहना। करेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये फ़ोन मेरे पास है, ये फ़ोन गिर के टूट जाए, मुझे फ़र्क ना पड़े। फ़ोन है, मैं यूज कर लूँगा। हाँ। गिर के टूट जाए तो मुझे मतलब ऐसा, अरे यार मेरा फ़ोन चला गया, अब अगले 1-2 दिन या 4 दिन मैं उसको सोचने में व्यतीत करूँ। करेक्ट। पर इस स्टेज पर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने अभी विपासना की थी, वहाँ भी ये बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि ये फ़ोन है या आपकी ये घड़ी है। अगर आपने कोई बहुत महंगी घड़ी ली और वो गुम गई या चोरी हो गई, आप रोओगे कि मेरी घड़ी चली गई, 10 लाख की घड़ी चली गई, सपोजिंग आपके पास थी। पर यही अगर किसी और आदमी की 10 लाख की घड़ी हो जाए, वही घड़ी, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सर जीवन, क्वेश्चन मेरे में है, जो आपने कहा ना मेरा फोन, ये मेरे में है। इवन जीवन की आपको बात बताएं, हम लोगों की न्यूज में है कि मतलब अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में भी हम जहाँ नोएडा बैठे हैं, आसपास कोई हादसा हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए, वो हमारे लिए बड़ी खबर होगी। अमेरिका में कोई कार का हादसा हो जाए, अभी हमारे लिए कोई बड़ी खबर नहीं। तो दुनिया ऐसी ही है, और ये समझने में बहुत वक्त बीत जाता है। और एक बार आदमी समझ जाता है तो एक्चुअली कई लोगों को लगता है तो बड़ा डिप्रेसिंग थॉट है, यार आप तो मरने की बातें कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि हम चले जाएंगे, ये तो। पर एक्चुअली अपनी मौत के बारे में सोचना आपको फ्री कर देता है। मेरे को पता लग गया कि मेरी मौत आएगी, और मैं फ्रीक्वेंटली इस बारे में सोचता हूँ। तो मेरे पास जो टाइम बचा है, मेरे को उसकी वैल्यू है। मैं आज आपके साथ हूँ, मैं इस मोमेंट में आपके साथ हूँ। कई बार हम एक सिचुएशन में होते हैं, हम उस मोमेंट में ही नहीं है, हम उस पल में ही नहीं है, तो आप मरे हुए हो ना उस पल में एक तरह से। प्रेजेंट को लोग मतलब जीना, फ्यूचर में जी रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या मेरी शादी कब होगी, या मेरे बच्चे कब होंगे, या मेरा करियर कब होगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी बीत जाती है। तो शायद पहले के लोग, क्योंकि हम जेनजी पे भी आ जाते हैं इसी मसले को लेकर, क्योंकि जेनजी के बारे में यही कहा जाता है कि ये बड़े केयरलेस हैं। मतलब जेनजी के बारे में कि ये आम धारणा लोगों के द्वारा बना दी गई है, यार बड़े केयरलेस हैं, कहते हैं ठीक है हो जाएगा। ऑफिस में बहुत सारे बॉस लोगों को भी शिकायत होती है, कहते हैं जेनजी वाला आ गया है, उसको कहते हैं ये काम, अरे सर हो जाएगा। घर पे माँ बाप कहते हैं जरा बेटा देख लेना, हो जाएगा। लेकिन फिर यही जेनजी है
जो कई सारे देशों में तख्ता पलट भी करता है। तो इस जेनजी को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोग तो इसको केयरलेस भी कहते हैं और ये बहुत जागरूक भी है। तो आई डोंट थिंक हम भी जब जेनजी की एज पे थे हम बड़े रिस्पॉन्सिबल थे। हम भी हम अपने टाइप की अय्याशी करते थे। हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन हम VCR पे पिक्चरें देखते थे, DHS बिल्कुल क्या क्या करते थे। तो डिस्ट्रैक्ट हम भी काम चोरी के साधन ढूंढ लेते थे। तो आई वुड फर्स्टली अगर कोई जेनजी वाला देखता, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बेटर थे, लेकिन 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जेनजी इज़ द ओनली जनरेशन जो अभी है जो नेटिव टू इंटरनेट है। मतलब उन्होंने पैदा होते से इंटरनेट देखा है, टेक्नोलॉजी देखी है, डिलीवरीज होते देखी हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स देखा है। तो कहीं ना कहीं उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अलग है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में इतनी भूखमरी नहीं रही, इंडिया में भी नहीं रही। जब हम बड़े हो रहे थे बहुत भूखमरी थी। अब कोई भूखे नहीं मरते शायद इंडिया में लोग, मतलब होपफुली बिल्कुल, या बहुत कम 5%। बेहतर काफ़ी। पहले 50% पावर्टी, एब्जेक्ट पावर्टी थी, आज 5-10% हो गई। आई डोंट नो, पर कैपिटा इनकम हमारी 10 गुना ज़्यादा है 20-30 साल से। तो आई थिंक उसकी वजह से और जो आजकल जो मिडिल क्लास है वो अपनी पूरी कोशिश में लग जाता है कि बच्चों को अच्छी लाइफ दे। तो उस चक्कर में ये आई वुडंट से नाजों से पले हैं, बट मोर कंफर्टेबली पले हैं। हमारे माँ बाप, मेरे को याद है, आपके साथ पता नहीं होता था कि नहीं, पर हमारे साथ तो जब हम शाम होती थी मम्मी कहती थी जाओ खेल कर आओ पार्क में। हाँ, घर मत आना। मैं तो खाना बने था घर मत आना। 8-10 साल का लड़का आज की डेट में कौन अकेले भेजेगा बिना मोबाइल के, नो लोकेशन ट्रैकिंग, नथिंग। आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ। मैं तो टिपिकल गांव का हूँ। तो अगर चौराहे पर आप कोई कांड कर रहे हो, जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, आपके घर पहुँचने से पहले कांड आपके घर तक पहुँच जाते थे। हाँ। आज का ज़माना है कि सबके हाथ में मोबाइल है। हो सके आपके माँ बाप वीडियो देख रहे हो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि आपका लड़का ये कर रहा है। तो ये बदलाव और रिस्क टेकिंग। मतलब मैं आई थिंक 4th या 5वीं क्लास में था ना, मैंने अकेले DTC बस ली थी, टिकट ली थी। कोई मोबाइल नहीं, किसी को नहीं पता मैं बस में कहाँ जा रहा हूँ, गलत स्टॉप उतर जाऊँ, कोई गूगल मैप नहीं है। तो अगर उससे रेजिलियंस नहीं बनती, उससे अगर आपकी एक सहन शक्ति अलग हो जाती है, उससे आपका सर्वाइवल मोड अलग हो जाता है, तो वो मैं जेनजी को जरूर बोलूँगा कि हमें पाला अलग तरीके से गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को ऐसे नाजों से पाल ही नहीं सकते थे। आज की डेट में आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन है, लोकेशन आपके माँ बाप के पास है, आप नाजों से पल रहे हो, चाहे आप महल में नहीं भी हो, क्योंकि इतना कंफर्ट, इतना ओवरसाइट है आपके ऊपर। हमारे ऊपर नहीं था, हम पटरी पे जाके खेलते थे, सिक्के डालते थे कि ट्रेन ऊपर जाएगी। कितना खतरनाक काम है। आज की डेट में कोई माँ बाप बोलता है इररिस्पांसिबल पेरेंटिंग है, पर हम करते थे कि हमें तो ये जो लोग देख रहे हैं उनको करना भी नहीं है। ये सारी चीजें मत करना, वो पहले के लोग। और हो सकता है कुछ बच्चे मर भी जाएं उस, ये सब नहीं करना। लेकिन हम लोग जो बच गए, हमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। हाँ, तो वो आज की जेनजी में नहीं है। तो जब जरा भी मुश्किल होती है, जरा भी एंजाइटी आती है, जरा भी तकलीफ होती है काम पे, जरा भी लगता है जजमेंट हो रही है, तो वो घबराहट होती है, एंजाइटी, आई हैव एंजाइटी, एंड दे वांट टू रन अवे फ्रॉम एनी एंग्शियस सिचुएशन। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू फेस एंजाइटी। अभी लाखों किताबें छप रही हैं यहाँ पे सोनीपत में, और ये देश के कोने कोने में जाने वाली है। मेरे पब्लिशर ने इतना इस पे एफर्ट डाला है, पैसा डाला है, और लोग इतनी उम्मीद लगे बैठे कि चेतन भगत बड़ा था भाई, पिक्चरें करता है, ये वो, इसकी क्या किताब होगी। मैं तो रात को सो ही ना पाऊँ। सही बात है कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई मेरी आई तई हो जाएगी, बट आई हैव टू डील विद इट, इट्स लाइक नथिंग। मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। तो आई वुड जस्ट टेल द जेनजी कि आप अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डालो, अनकंफर्टेबल चीज़ों में डालो, कुछ भी हो सकती है वो, चाहे फिजिकल अपने आप को तकलीफ दो, भागो, चाहे कभी एसी नहीं है तो एसी बंद रहने दो, ठीक है यार, इट्स ओके, क्या हो गया। मतलब नेचर ने चल दो। नहीं, नेचर ने हमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने के लिए नहीं बनाया है। तो अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे, आपके अंदर वो नहीं होगा, तो फिर आपको जरा भी बॉस ने कह दिया ये क्या काम कर रहा है, तुम कोने में जाके बाथरूम में रो रहे हो, तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो सोसाइटी के लिए, एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग सेल्फ केयर, एंड वी आर नॉट बीइंग इनसेंसिटिव। इट इज़ द ह्यूमन वायरिंग कि हमें डिस्कम्फर्ट में ही बड़े होना है। हमें ऐसे ब्लिंकिट से खाना नहीं मंगाना था या जोमेटो से, जो भी लाता है आजकल, हमें जंगल में जाके शिकार करना पड़ता था। वायरिंग तो वही है ना, इतना थोड़ा बदल गया है। ठीक बात है। इतना थोड़ा एवोल्यूशन फास्ट चेंज होता है। तो ये इशू है आई थिंक जेनजी के साथ। डिप्रेशन का भी बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे, मतलब 15 साल का कोई है, कह रहा है एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, या कर पा रही हूँ। हम छोटे बच्चे थे, हम पार्क में खेल रहे हैं, बड़े लड़के आते थे, कहते थे अब हम खेलेंगे, पिच खाली करो क्रिकेट की, नहीं मानते थे, हम लड़ते थे, वो उठा के चांटा मारते थे। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, बिल्कुल गलत था, लेकिन हम वो चांटे खा के एक दिन खड़े होकर हमने भी उसे वापस मुक्का मारा।
और कॉमन था, घुटनों पे बैंडेड लगा ही होता था बच्चों के, इतना गिरते थे। आप उससे सोचो हमारा सर्वाइवल, हमारी जो टॉलरेंस है, हमारी जो सहन शक्ति है कितनी है। और आज की डेट में ये नहीं होता है। आज की डेट में तो ऑनलाइन बुली हो जाते हैं लोग, तो उसी पे थेरेपिस्ट लग जाता है। तो यू नो इट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड एज अ जेनजी पर्सन कि ये अंकल पागल है, तो बहुत ओल्ड हो गया, या फिर मैं कुछ बात कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके मन में वो बैठ रही है कि सही कह रहा है कि हमारी जो ह्यूमन माइंड है, जो ब्रेन की वायरिंग है और जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, वो इतने कंफर्ट के लिए नहीं है। तो आप कंफर्ट में जाओगे, आपके ब्रेन को बिल्कुल भी पेन की आदत नहीं है। एनी काइंड ऑफ पेन, नॉट फिजिकल पेन, बॉस ने डांट दिया, ह्यूमिलिएशन इज पेन, शेम इज पेन, फेलियर इज पेन, एवरीथिंग, आपको आदत ही नहीं है। सो यू आर लाइक ये अवॉइड करनी है, तो फिर आप कुछ करोगे ही नहीं लाइफ में। सो आई डोंट थिंक दैट्स रियली गुड, बट द गुड थिंग इज जो जेनजी वाला समझ जाएगा 90% ऑफ पीढ़ी तो बेकार है, तो वो जो 10% उनके लिए तो कंपटीशन ही नहीं है, वो तो राज करेंगे, तो वही कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पहले भी लोग करते रहे, वो कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, they have all this knowledge, they have AI, they have all this, they are ready to work hard, they are not comfort loving, they don't worry about risk and anxiety, they will conquer the world। इस बुक का जो साकेत है, हाँ, साकेत भी हताश हो जाता है, उस हताशा से कैसे निकलता है। और ये मैसेज जो लोग आज भी हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं कई बार हताश हो जाते हैं, एक एफर्ट डालते हैं, दो एफर्ट डालते हैं, फिर लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, फिर वो मतलब खुद को कोसने लग जाते हैं, अगला एफर्ट नहीं डालते हैं। ये मतलब इस चीज़ को लेकर कि क्या आपकी थिंकिंग है और कैसे हताशा से बाहर निकली जाए, क्योंकि हताशा कई लोगों का जीवन भी खत्म कर रहा है। हाँ, एक बड़ी बात, एक लिमिट तक अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम पहुंच जाए तो वो आपको मतलब उस दिशा में भी ले जा सकती है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दो, जो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सीवियर हो गई प्रॉब्लम। आई वुड जस्ट से कि अगर आप बहुत हताश हो, और हम सब उस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो आपको वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक वक्त पे लेना चाहिए कि मैं आज क्या कदम उठा सकता हूँ अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने के लिए। क्योंकि मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, उठ जाओ, बुलंद हो जाओ, ये वो। जब आप एकदम डिप्रेशन में होते हो, जब आप हताश होते हो, आपको एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। आप ये बोलो आज मैं क्या करूँगा, चल यार कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा। चल यार मैंने कल गंदा खाना खाया था, आज मैं अच्छा खाना खाऊंगा। चल यार मैंने कल बैठ के रोया था, आज मैं बैठ के लिंक्डइन पे जाके 5 लोगों को मैसेज डालूंगा कि यार मुझे नौकरी चाहिए। सपोजिंग आपको नौकरी चाहिए, तो जो भी मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आज ट्यूसडे, मंडे मेरा खराब गया, ट्यूसडे ये करूँगा, वेडनेसडे ये करूँगा, एक एक दिन करके करो, थोड़े दिनों में मोमेंटम आ जाता है, एक पेस बन जाती है। तो आई थिंक फिर वहाँ से करो। काम आपको करना पड़ेगा, काम करे बिना नहीं होता, बात करने से नहीं होता, वीडियो देखने से नहीं होता। थेरेपिस्ट भी एक सर्टेन पॉइंट तक हेल्प कर सकता है या कर सकती है, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक्शन लेना पड़ता है। वैसे इसके लिए मेरी एक और बुक भी है, उसका नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ। जी जी, मैं उसके बारे में अपनी बुक नहीं प्लग कर रहा, बट वो मैंने बुक इसीलिए लिखी थी कि ये लोगों को समझ नहीं आता कि लाइफ कैसे नेविगेट करें। तो इट्स ओके यार, सबके साथ होता है, सबका बुरा टाइम आता है, बट एक फिर अच्छा भी हो जाता है। वही तो ब्यूटी है जिंदगी की, अच्छा भी चले जाता है, बुरा भी चले जाता है। विराट को कौन नहीं जानता होगा। विराट के करियर से कई बार मैं मतलब लोगों से बातचीत होती है, जब भी अपने जूनियर्स या कहीं भी लोगों को देखता हूँ तो एक बार ज़रूर कहता हूँ कि जब विराट 5 साल विराट से रन नहीं बने, वही टैलेंट था। हाँ, उसके पास बल्कि ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। हाँ, उस हार्डवर्क वही था, पेशेंस वही था, सब कुछ वही था, टेम्परामेंट भी वही था। फिर जब अच्छा नहीं जा रहा तो बस अपने टाइम का वेट करो। कई बार ऐसा देखो, आप ट्राई कर रहे हो मुश्किल चीज़ों के लिए, उसको इंडिया का चैंपियन बनना है, एकदम जो काम किसी ने करा नहीं है वो करने की कोशिश कर रहे हो, तो जितने भी मेहनत करो, ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त सफल हो गए। हर कोई फेल होता है एंट्रेंस एग्जाम में, कभी कुछ में, कितनी बार होता है। इसरो का हेड नेशनल टीवी पे जो इसरो का चेयरमैन बनने के लिए तो बड़ी उसने मेहनत की होगी, और वो बना होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी साथ बैठे हैं और वहाँ दुनिया के आगे तमाशा बन रहा है, मतलब टीवी पे सब देख रहे हैं, और वो फेल हो गया। हमारे के.सी.वन साहब जी। हाँ, तो अब वो he has to face failure, विराट कोहली has to face failure, everybody has to face, बट उसका एक मतलब वो लोग अगले दिन क्या किया उन्होंने, बैठ के रील्स थोड़ा ना देख रहे थे, बैठ के प्रैक्टिस रजाई में बैठ के। कोई इसरो के चेयरमैन ये बोल रहे थे अब से मैं बेड रॉटिंग करूंगा, एक ने आज ही मैंने टर्म पढ़ी है, बेड रॉटिंग। ओके, रॉट मतलब सड़ जाना। ओके, तो बेड रॉटिंग मतलब बिस्तर में सड़ जाओ। अच्छा, उसका बेड रॉटिंग का मतलब है कि आप बेड में लेटे रहो सारा दिन, और सिर्फ नेटफ्लिक्स देखो और रील्स देखो और यूट्यूब देखो और कुछ ना करो। एंड उसको ये जेनजी करिए, ये सेल्फ केयर है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सेल्फ केयर नहीं है, इसे डिप्रेशन बोलते हैं।
दिस इज क्लासिक डिप्रेशन कि आप बेड से निकल नहीं रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग सेल्फ केयर। और ये पैसिव सेल्फ केयर नहीं होनी चाहिए। सेल्फ केयर करनी है तो वॉक पे जाओ, कुछ और करो, म्यूजिक सुनो, कुछ करो, पेंटिंग बनाओ, समथिंग, क्रिएट समथिंग और एक्ट ऑन समथिंग। पर अगर आप ये बेड रॉटिंग को आप रोमांटिसाइज करोगे और बोलोगे कि अब हमें मत, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मैं जिंदा हूँ यार, काफ़ी है, इट इज नथिंग रोमांटिक, यू आर गोइंग इन अ बैड जोन। जिंदा रहना ही सफलता मान रहे हैं। नहीं, जिंदे रहो ना, फिर जिंदगी होनी चाहिए। मरना तो है एक दिन, पर बाकी दिन तो जिंदा हो ना। जिंदा रहो। हाँ ठीक है चेतन जी, बहुत सारे सवाल और भी रहेंगे, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे सवाल लेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। उससे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में कभी असफलता आई, या जब आपको लगा यार, क्योंकि आप तो मतलब अच्छा करियर रहा, मतलब बहुत से लोगों का ड्रीम होता IIT जाना, आर्मी स्कूल पढ़ना, IIM जाना, बड़े बैंकर भी आप रहे, फिर आप राइटिंग में चले आए। सफलता ही लोगों को नोट होती है बायोडेटा में। मैं वही चाह रहा हूँ, असफल चेतन भगत कितने बार असफल हुआ? बहुत बार हुआ हूँ। कब बहुत बार हुआ, इतना कोई, मैं जैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मेरे को याद है, मैं एज अ स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मेरे 10th में 76% मार्क्स आए थे बोर्ड में, और मतलब इतना कोई मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं, तब भी इतने अच्छे नहीं मानते थे, और एवरेज स्टूडेंट का दर्जा मुझे दे दिया गया था कि ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा लाइफ में। मेरे रिलेटिव्स वगैरह ने, नेबर्स ने यही ब्रांडिंग लाके, चल कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना, मतलब एज अर्ली एज 10th। फिर 2 साल में देन आई रियलाइज़ कि कोई मेरे पे सब किसी का विश्वास ही नहीं रहा है, अब मेरे को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने खुद चुपचाप से अकेले रात को बैठ के IIT की तैयारी करी, और फिर हुआ। फिर मेरी पहली बुक नहीं कोई छापना चाहता था, 5 Point Someone, जिसने बाद में इतने रिकॉर्ड तोड़े होंगे, लेकिन 2 साल वो किताब भटकती रही दिल्ली के पब्लिशिंग हाउसेस, और लोगों ने उस पर आर्टिकल भी लिखे हैं। ओपन मैगजीन में एक आर्टिकल है, एक लेडी ने लिखा है कि हमारे डेस्क पे भी आई थी किताब और हमने कैसे रिजेक्ट करी, और हमने गलती करी, ये कह रहे थे। पर मतलब वो एक फेलियर था। एज रिसेंट एज मैं अभी दुबई में रहता हूँ काफ़ी, तो मैंने वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोशिश करी, जो बहुत ही मुश्किल है वहाँ, मुझे नहीं पता था। मैं 6 बार फेल हुआ हूँ। यहाँ UPSC पास हो जाते हैं। हाँ, 6 बार मैं फेल हुआ जी, एट एज ऑफ 50, क्योंकि मैंने कभी ठीक से ड्राइविंग सीखी नहीं। कॉलेज में कैंपस था तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं चलाते थे। फिर मैं बैंक में गया, हांगकांग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, और इंडिया में ड्राइवर होता था। तो मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं, मतलब लिटरली 50 साल की उम्र में मैंने ड्राइविंग सीखी। और एक इतनी लेट, हालांकि जो लोग नॉर्मल ड्राइव करते हैं उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी, लेकिन अब बहुत लेट लाइफ में कोई चीज़ सीखते हो बहुत मुश्किल होती है। आई थिंक द ब्रेन स्टॉप्स अडॉप्ट करना, चीजें वो कम कर देता है। जैसे मतलब छोटे बच्चों को भाषा समझ आ जाती है, फिर बड़ी एज पर इट इज़ रियली गुड इफ़ यू डू समथिंग न्यू, क्योंकि आप जवान रहते हो, आपका ब्रेन अलर्ट रहता है। बट आई फेल्ड 6 times एंड इट वाज ह्यूमिलेटिंग, मतलब फेल हो गया। 7वीं बार में पास हुए। और पता है आपको बताओ, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स जो और इवन जो एग्जामिनर थे, वो UAE के अरबिक लोग, वो मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं कि आपने 3 Idiots के वो हो, और वो ही फेल कर रहे हैं। कहते सर हमने सेल्फी, आप बहुत, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप फेल हो। सर कुछ तो लिया, कहते सर आपको, आप ही की जान बचा रहे हैं, आपको आ नहीं रही ठीक से चलानी। एंड इट इज़ राइट, मे बी दे सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि जब मैं पास हुआ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मतलब एक IIT के एक क्लियरेंस था और एक ये दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस था। तो यू नो लाइफ में फेलियर आते रहते हैं। अभी इस बुक का एक टेस्ट है मेरा, मेरे को क्या जरूरत है लिखने की, मेरी 10-12 बुक्स ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी नाम हुआ है सक्सेसफुल राइटर। अब अगर एक नहीं चलती तो फिर लोग होते हैं वो बात, बट आई हैव टू टेक द चांस, यू नो, आई कैन नॉट बी एंग्जाइटी, फेलियर। अरे यार ये तो ठीक है ना, इसलिए तो ना लिख रहे थे बिकॉज मन करता है, दिल बोलता है लिखो, अब उसके साथ जो होगा सो होगा। चेतन भगत के बारे में लोग कहते हैं कि साहित्यिक भाषा नहीं लिखते। साहित्यिक भाषा आप भी नहीं बोलते, आपके व्यूअर भी नहीं बोलते या सुनते। आप बनाओ साहित्यिक भाषा में पॉडकास्ट, कितने लोग देखेंगे? तो मेरे को जनता तक पहुंचना, ऑडियंस नहीं है, मेरे को इंडियन राइटर बनना है, मतलब इंडिया के कोने कोने तक मुझे जाना है, और उसके लिए मेरे को जितनी सरल भाषा में मैं लिख सकूं उतना एक्सेस मिलता है। क्योंकि हमारे देश में लोग इतनी ज़्यादा, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और इंग्लिश इतनी ऐसे, पहली बात तो सारे बोलते नहीं, और जो बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि बहुत एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हों। और अगर किसी थॉट को आपको कम्युनिकेट करना है, उसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपकी वो थॉट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है, फिर तोड़ मरोड़ करते रहो। और ये जो साहित्य की भाषा है उसको ऊपर मानना, लिटरेचर सरल भाषा से बहुत गलत नुकसान किया है। हिंदी साहित्य ने भी अपने आप बहुत बड़ा नुकसान किया उसमें, पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री खत्म कर दी। क्योंकि आप देखें तो लोग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो चलती है, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री तो चलती है, बिल्कुल, हिंदी पब्लिशिंग में नहीं है जोर। क्यों? क्योंकि यही ये जो सिस्टम बनाया हुआ है कि ब्राह्मणिकल की, ये ऊपर है ये नीचे है,
बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, एंड तभी मैं जागरण में बैठा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश राइटर हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि और पहली ऐसा बुक आप कोई- हिंदी चैनल में बैठ के दे रहे हैं। हिंदी में मेरे लिए हिंदी इज एज इम्पोर्टेंट। हाँ, आपका एक बयान भी है कि हिंदी के पाठकों तक पहुंचना ज़रूरी है, अगर मैं उन तक नहीं पहुंच पाता हूं तो मैं एक भारतीय लेखक नहीं हूं। ये आपका बयान ये था। तो जैसे वो होता है ना इंडियन फैशन वीक, हाँ, वो इंडियन नहीं होता, वो साउथ दिल्ली फैशन वीक होता है पर वो इंडिया फैशन वीक बोल देते, कोई भी बोल सकता है, बट कौन से इंडिया फैशन वीक कन्याकुमारी में पहन रहे हैं आपके कपड़े, यू नो, या आई डोंट नो कि उड़ीसा मंडी में पहन रहे हैं या भुवनेश्वर में पहन रहे हैं, नहीं हो रहा ना। सो देन यू कॉल इट कोलाबा फैशन वीक या बैंड्रा फैशन वीक, पर नहीं, इंडियन फैशन वीक। लेकिन जब पहनावे बोलते हैं तो बवाल भी खूब होता है। तो बहुत होता है, तो मेरे को तो बड़ा क्लियर था कि मेरे को भारतीय लेखक बनना है, और ऑनेस्टली आई लव द फैक्ट कि कोने कोने में सवाल टाल गया आप। क्या सवाल था? पहनावे पर आप जब आप पहनावे पर बोलते हैं तो बवाल खूब मचता है। नाम लूं? आप ले लें सर नाम, कोई ऐसी बात नहीं है, बवाल बचाने की बात नहीं है। मेरा वो बयान जो था वो ये था कि लड़के जो है, लड़कों पे बयान था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन में। लड़के इंस्टाग्राम में कोई भी लड़की कम कपड़े पहन के आ जाती है, वो देखने में बिजी हो जाते हैं और सोचते हैं हम बड़े मजे आ रहे हैं, हमें मजे नहीं आ रहे, आपका ध्यान खींचा जा रहा है, और उस ध्यान को आप मतलब वो भी जवानी का ध्यान खींचा जा रहा है जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, निठल्ले रह जाओगे। तुम्हें खाना डिलीवर करना है या तुम्हें खाना डिलीवर करवाना है, ये रियलिटी है हमारे देश की। कोई खाना ऑर्डर करता है और लेके आता है मेरे लिए, और अगर मैं मेहनत ना करता तो मैं डिलीवर कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि डिलीवरी वाले मेहनत नहीं करते, या बिल्कुल वो भी कर रहे हैं, पर उससे अगर चॉइस दी जाए कि वो क्या करना चाहेगा, एक्चुअली वो बोलेगा कि मैं बैठना चाहूँ, इस कोठी में बैठना चाहता हूँ जहाँ पे मैं खाना लाता हूँ। बिल्कुल। तो जब आप यंग हो, आपके पास चॉइस है कि आप कुछ बन सकते हो, और आप क्योंकि डेटा सस्ता है और कम कपड़े की लड़कियां देख के सोच रहे हो कि तुमने ज़िंदगी में बहुत तीर मार लिया है, तो वो नहीं हो रहा है। वो तुम मार्क ज़करबर्ग की हेल्प कर रहे हो, मेटा के शेयर होल्डर्स की हेल्प कर रहे हो, जो मैं भी मेटा के शेयर ओन करता हूँ, बाय द वे मेरी भी हेल्प कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। दैट्स व्हाट मेरा बयान था, वो किसी और ही ले गया। आई गिव सम एग्जांपल, मेरे को शायद वो नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल, ऑफ समबडी, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि दे हैव बिल्ट, वो लोग तो अपना सोशल, उनके लिए तो करियर है। जो लड़कियां भी ये कर रही हैं, आई जेन्युइनली एडमायर देम कि उन्होंने अपनी ब्रांड बना ली, उनका रोटी पानी चल रहा है, ब्रांड्स उनके साथ काम कर रही हैं, काम मिल रहा है उन्हें, वो तो कुछ कर रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो ये मेरा लड़कों पे था, उसको ऐसे तोड़ के काट पीट के रील जो मर्जी बना लो, ठीक है। सो दैट्स द इशू। ये बवाल था। अब चलते हैं छोटे छोटे सवालों की तरफ। आजकल जनजीवन में मतलब लव क्या है, फिजिकल रिलेशन है या इमोशंस है? वही तो ये किताब आंसर करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों चाहिए, कहीं ना कहीं फिजिकल रिएक्शन की बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है, और उस वजह से सब लोग खुश नहीं हैं अपनी लव लाइफ से। तो आई थिंक ये बुक भी, और मैंने इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है कि व्हेन इज़ इट लस्ट एंड व्हेन इज़ इट लव। और जब जिस ज़माने में लव, सेक्स और धोखा की बात होती है, उस ज़माने में आप मेस्ड अप लव स्टोरी लिखते हैं, रीज़न क्या है? सर मेस्ड अप पढ़ने में मज़ा आता है ना, माय परफेक्ट लव स्टोरी कौन पढ़ेगा? मेस्ड अप ही पढ़ेंगे ना। अगर मैं आपको बोलूँ आपकी एक दादी थी घर पे और वो बड़े अच्छे पराठे बनाती थी, आप खाते थे और सो जाते थे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोलूँ दादी व्हील चेयर पर थी, आप पहाड़ पे लेके गए और वो व्हील चेयर वहाँ से फिसल गई और वो नीचे, अब आपको सुननी है कहानी। तो कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा तो चाहिए ना स्टोरी में, ये तो राइटर को तो मेस्ड अप ही होगी ना, तभी तो स्टोरी है। चेतन भगत की बेस्ट बुक कौन सी है? ये वाली नहीं, ये तो सभी लोग बोलते हैं, हर एक्टर भी यही बोलता है, जो मेरी आने वाली फिल्म है वो बेस्ट है। अगर बेस्ट नहीं होगी मैं क्यों करूंगा? मेरे पास इतनी क्लासिक बुक्स मेरी पहले लिखी की हैं। बेस्ट, पहले की मतलब करोड़ों बुक्स बिक चुकी है मेरी। हाँ। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैं क्यों मीडिया इंटरव्यू दे रहा हूँ? मैं तो बस बैठ के अब ऐसे अंगूर खाने चाहिए बिस्तर में कि हाँ बेड रॉटिंग करनी चाहिए मुझे। पहले वाली बेस्ट नहीं थी? नहीं, बिकॉज एवोल्यूशन है। 21 साल हो गए लिखते हुए, जो चीजें मैं आज हैंडल कर रहा हूँ, हालांकि वो आइकॉनिक बन गई हैं, वो मूवी आइकॉनिक हो गई है वो, बट आई नो एज अ राइटर दिस इज, ये हर कोई कर नहीं सकता ये बुक। टॉप 5 बुक अपनी रेट कर दीजिए, नंबर 1 2 3 4 5। Oh, I can do that. I would say then definitely 5 Point Someone, 2 States, this one. फर्स्ट कौन सी है? पहले नंबर 1? नंबर 1 कोई नहीं है सर, मुश्किल है मेरे लिए करना। It's very hard to do. अपने बच्चों में चुनने वाली बात है। हर किताब को मैंने अपने बड़े दिल से लिखा है, हर किताब पर कोई बच्चा ज़्यादा फेवरेट होता है कई बार।
तो नया वाला ही होता है ना, छोटा बेबी होता है ना। हाँ, उसकी ज़्यादा ख्याल रखने उसका ख्याल रखना पड़ता है, इसको अभी दुनिया के आगे पेश करना है। हाँ। सो ये 12 years आई वुड से 5.1 2 states, रेवोल्यूशन 2020, 3 mistakes of my life maybe। चेतन भगत अगर राइटर भी नहीं होते तो क्या होते? क्या बैंकर ही रहते या कुछ और बैंकर रहता थोड़े साल, फिर उसके बाद आई थिंक मे बी आई वुड हैव ओपन सम बिजनेस सम। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है चेतन भगत की? सबका साथ सबका विकास। भाजपा? नहीं, ये तो अच्छी है ना, ये तो इसमें कौन डिनाई कर सकता है। सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, देश आगे बढ़े। उसमें जब मैं सबका बोलता हूँ उसमें बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। दोनों इंडियन पार्टीज हैं, ये लोग भूल जाते हैं। दोनों इंडियन है, एक भारतीय है एक इंडियन है। नहीं, दोनों भारतीय हैं और दोनों इंडियन है, और दोनों के पास आधार कार्ड है और दोनों के पास पासपोर्ट है, दोनों के पास सेम है। हाँ। सोच अलग है, मार्केटिंग अलग है, स्लोगन अलग है। हो सकता है आज किसी का स्लोगन ज़्यादा चल रहा है, पहले उनका चलता था, वो बदलता रहेगा। लेकिन एज अ सिटीजन मेरा बस यही है कि दोनों अच्छा काम करें, दोनों में खामियां हैं, दोनों में अच्छाइयाँ हैं, हम दोनों को अकाउंटेबल रखें। मेरा यही है। सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स मेरा सेंट्रिस्ट ही है। आई हैव लॉट ऑफ टाइम्स थॉट अबाउट इट। जो सेंटर मतलब ना लेफ्ट है ना राइट है, उसको कई लोग थाली का बैंगन भी बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है कुछ चीज़ें राइट बिल्कुल सही कहता है। मुझे भी कई बार यही लगता है कि आपको सेंटर में होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही अगर आपको बोलने की हिम्मत है तो आप बेहतर है। एंड आई थिंक सेंटर की पावर होनी चाहिए। सेंट्रिस्ट जो हैं उनकी इतनी पावर नहीं है इन टर्म्स ऑफ द डायलॉग। चिल्लाते ज़्यादा लेफ्ट वाले, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, और वो दोनों इक्वली पागल है, और अब दोनों मेरे को गालियां दे रहे हैं। बट एक्सट्रीम वालों की बात कर रहा हूँ। यू कैन बी राइट विंग बट एज लॉन्ग एज यू आर सेंसिबल। कुछ लोगों को मुझे लगता है गाली गलौज, वायलेंस, नफरत का शौक है, और उनको जब एक आइडियोलॉजी मिल जाती है जिसमें वो जस्टिफाइड हो जाती है तो वो पकड़ लेते हैं कि भाई मैं तो किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन ये साले लेफ्ट वाले, मैं तो किसी से नफरत करता लेकिन ये साले राइट वाले अब मेरे को अलाउड है। तो ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं सोशल मीडिया पे। मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते, मोस्टली वोटर्स हमारे ऐसे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोग चाहिए जो सेंट्रिस्ट हो, जो लोगों को बोले यार ये कभी ये सही है कभी ये सही है, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो तो बिल्कुल पागल है, हम बिल्कुल सही है। इट इज़ जस्ट टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग्स। शुड देयर बी सम वेलफेयर? थोड़ा वेलफेयर होना चाहिए गरीब देश में, ज़रूर होना चाहिए यार। शुड देयर बी फ्री एंटरप्राइज? शुड देयर बी इनोवेशन? शुड देयर बी कैपिटलिज्म? यस, होना चाहिए, नहीं तो कैसे जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अब ये लेफ्ट है या राइट है मुझे नहीं पता। यू नो, इट्स लाइक दोनों का एक पलड़े का बैलेंस बना के रखना, स्पेशली एज अ राइटर हु राइट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड कोई भी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम पे आप लेके जा रहे हो, गलत है, वो गलत है। चाहे वो रिलीजन हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे फेमिनिज्म हो, चाहे कोई भी आप आइडियोलॉजी ले लीजिए, वो आप एक्सट्रीम पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। कभी राजनीति में जाने का मन किया? बहुत किया था। कब और कब से कब तक? वो जो अभी भी है? अन्ना का मूवमेंट हुआ था, याद है वो? हाँ, वो 2010 से लेके 14 का पीरियड, जो 14 का इलेक्शन था, मतलब आई मतलब मेट many parties I met and I considered joining काफी सीरियसली। डिस्क्लोज करना चाहेंगे पार्टी के नाम? तीनों से मिला, आप, कांग्रेस और भाजपा सबसे मिला, जस्ट टू अंडरस्टैंड। आई मेट सम यंग पॉलिटिशियंस टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या लाइफ है। मतलब मेरे को तो ये नहीं ना था कि मेरे को था कि मेरी लाइफ ही हो जाएगी, और मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ बहुत मुश्किल है। अगर आपको अच्छे से करना है पॉलिटिक्स, अगर आपको टाइम पास करना है और ऐसे बस राज्यसभा में बैठ के अपना वही, तो राज्यसभा के लिए आप बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो प्रॉपर पॉलिटिक्स, अगर मैं जाऊंगा तो फिर प्रॉपरली करूंगा। ठीक है। मेरे को वो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन बन के थोड़ी देर के लिए एमपी का टाइटल लेके आई डोंट सी उसका क्या बेनिफिट है इतना, मतलब। बट अगर मैं जाऊंगा तो फिर उसको, जैसे मैं अपनी बुक्स में पूरी कोशिश करता हूँ, मैं उसमें भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट कर सकूँ। तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल है, वो 24/7 जॉब है। तो कहीं बात नहीं बन पाई थी उसमें? नहीं, बात हर जगह बन रही थी। वो तो इलेक्शन हो रहे थे, सब टिकट वितरण हो रहा था, और अगर आप थोड़े पॉपुलर हैं तो आई मीन मिल भी सकती है, और वैसे दैट इज़ नॉट एन इशू। अपॉर्चुनिटी वॉज देयर, बट आई रियलाइज कि मेरे को अपनी उसी साल मेरे को याद है 2 स्टेट्स मूवी आई थी, हाफ गर्लफ्रेंड बुक आई थी, मेरे को इतने लोग टॉक्स पे बुलाते हैं, आज भी बुलाते हैं, इतनी चीज वो सब छूट जाता।
और मेरे को लगा मैं नहीं हूँ रेडी। क्योंकि आइडेंटिटी आपकी एज ए राइटर है। हाँ, तो आइडेंटिटी और फिर एक है कि आपको एक साइड चुननी पड़ रही है, सेंटर पार्टी कोई है नहीं, तो फिर आधा आपका ऑडियंस आपसे नेक्स्ट डे नफरत करेगा। तो it was just not looking, and मेरे को मतलब पॉलिटिशियंस ने बताया कि सर 6 बजे सुबह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग घर के बाहर आ जाते हैं, 20 आदमी आके बैठ जाते हैं, 6 बजे चाय बनती है सबके लिए। तो कि क्यों आए हो? तो हमारे लड़के को उठा के ले गए थाने, हमने आपको वोट दिया था, मेरी पूरी बिरादरी ने आपको वोट दिया था, उसको निकालो। आपको ये भी नहीं पता सही रीजन से लेके गए हैं, गलत रीजन से लेके गए हैं। हो सकता है गलत रीजन से लेके गए हो, पर हो सकता है सही भी हो। अब आपको उसकी हेल्प करनी है। 7 बजे आपको कोई और कॉल आ रहा है, यहाँ कुछ और जा रहा है, 4 और अपॉइंटमेंट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 लोगों ने आपको शादी पे बुलाया हुआ है। आई रिमेम्बर शशि थरूर टेलिंग मी दिस कि कई बार मुझे दिन के 8 या 9 शादी के इनविटेशन आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मुझे जाना है। शादी है सर, आप शादी पे नहीं आओगे, मेरे बच्चे की शादी है, हमने सबने आपको वोट दिया। अब जाओ, अब मैं तो पंजाबी हूँ, वहाँ पे जाके खाने बैठ जाऊंगा तो मेरे तो मतलब हार्ट अटैक ही हो जाएगा थोड़े दिनों में। 7-9 शादियाँ रोज अटेंड करूंगा तो, क्योंकि लोग खिलाएंगे ना, इंडिया का कल्चर ही है सर, कुछ तो खा के जाओ। ऐसे कैसे यार नमस्ते करके तो नहीं जा सकते कि आप एक गुलाब जामुन खा लिया यहाँ खा। दिस साउंड्स सिली, बट अगर रोज आपकी लाइफ ऐसी है, 1-2 दिन आपको मजा भी आएगा। मेरा बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ है। एज अ राइटर आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मेरे को अच्छी बुक्स लिखनी है, मेरा माइंड इतना बिजी नहीं हो सकता। पीस चाहिए 100%। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स पीस। अभी जाने की इच्छा है या मूड बदल चुके हैं आप? नहीं, अभी नहीं। आई एम फाइन विद वेयर आई एम इन लाइफ। आई थिंक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जो लगे हुए हैं वो कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं भाई, फॉलो कर। देश हमारा आसान नहीं है इससे लाना। जितना भी बेस्ट भी आ जाए ना, कुछ लोगों ने नाखुशी रहना है। ये बहुत ही अजीब सा देश है, ब्यूटीफुल है कि इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, पर उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है कि कोई ना कोई तो नाखुश रहेगा ही। थैंकलेस सी जॉब है। अगर आपको बहुत डीप इंटरनल पैशन नहीं है, आई डोंट थिंक यू शुड गो। एंड मेरे में इतना डीप भी नहीं है। अभी फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स? ऑफ कोर्स करते ही हैं, लिखते हैं, कॉलम्स आते हैं मेरे अखबार में, तो आई हैव टू फॉलो। राहुल वर्सेस मोदी, बेटर कौन? तो पब्लिक ने चुना ही हुआ है कौन है बेटर, तो दिख ही रहा है। I mean, both are trying. I mean, Prime Minister Modi is winning 3 times, so he's trying and winning, and Rahul is also trying, and he has improved the tally. Tally तो करी ना improve, 99 seats तो हुए। पर as a person, जब भी as a person I don't know him, मतलब देख के टेलीविजन पे देख के या मतलब नहीं जज कर सकते, पता है। आपने भी मतलब कई लोग मेरे से भी मिलते हैं, कहते हैं सर हमने आपकी एक इमेज रखी हुई थी आपके वीडियो देख के, पर आपसे मिलता बिल्कुल अलग हो। आई थिंक नहीं जज कर सकते। आई थिंक ही, एंड आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद हिम सो मच, एंड आई थिंक ही इज ट्राइंग, बट यू नो द बीजेपी वर्क्स रियली हार्ड। मतलब इतना मेहनत 24/7 चलता है उनका काम। एक इलेक्शन खत्म नहीं, कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन से लेके लोकसभा इलेक्शन, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पैशन बहुत ज़्यादा है, जुनून है काम का। लाइक आई फील फॉर माई बुक्स, आई फील फॉर माई बुक। मैं आया यहाँ, अब जस्ट फ्लोन इन केम, वो चाहिए। एंड देन इट बिकम्स, मेरे लिए काम ही नहीं है ये, मेरे लिए ये मेरा पैशन है। कोई और मुझे को कैसे कम्पीट करेगा इसमें? जितने जुनून से मैं किताब लिखता हूँ, मैं आई गेट एक्साइटेड, ये लव स्टोरी होगी, ये लोग ऐसे होंगे, मेरा कैरेक्टर ऐसा होगा, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर समवन एल्स टू कम्पीट विद मी, एंड आई विल विन, बिकॉज मेरे लिए वो काम ही नहीं है। Same way, I think for the top leadership of BJP, it's not work. It is what they love to do. वो सुबह उठते ही कहते हैं और कब करने मिलेगा, वो चाहिए। वो नहीं होगा तो आप बाकी लोगों ने अगर चलो यार काम पे जाते हैं, फिर नहीं होता। You cannot achieve greatness. आप काम कर लोगे, आप ऑफिस चले जाओगे, तनख्वाह कमा लोगे, लेकिन if you want greatness, you cannot compete. आप जो जुनून वाले के साथ मेहनत से नहीं compete होता है, क्योंकि जुनून वाले के लिए तो वो काम ही नहीं है। हिंदी में आपको बेस्ट राइटर अब तक कौन लगा? हिस्ट्री से अगर हम बात करें, किसको आपने ज़्यादा एडमायर किया हिंदी का? अगर ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। आई मीन द मोस्ट आई वुड से इज प्रेमचंद और समवन, बट दैट वाज वेरी लॉन्ग बैक। मेरी एक कमी है कि मेरे को मॉडर्न वाले नहीं पता है। मे बी आई शुड पिक अप आफ्टर दिस बुक इज आउट सम हिंदी राइटर्स एंड प्रमोट देम ऑल्सो। आई थिंक मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में किसे आपने एडमायर किया? इंग्लिश में आर के नारायण आई लाइक, इन इंडियन राइटर्स, इन लॉट ऑफ इंटरनेशनल राइटर्स, जॉर्ज ऑरवेल, Charles Dickens, all these people who wrote very simple books. Language simple होनी चाहिए, प्रभाव बड़ा होना चाहिए, impact बड़ा होना चाहिए।
रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशन ज़्यादा मायने हैं या इमोशन? कौन सा रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? मतलब किसी भी दो दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों ज़्यादा लॉन्ग टाइम जिससे आपके रिश्ते चले? इमोशनल ऑफ कोर्स ज़्यादा। अगर आप इफ़ यू हैव टू चूज, आइडियली यू शुड नॉट हैव टू चूज, बट ऑफ कोर्स विदाउट अ इमोशनल थिंग इट इज़ नॉट इवन अ रिलेशनशिप। आई थिंक रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही, वो बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, पर वो फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ा हुआ फिर, वो तो फिजिकल ग्रेटिफिकेशन हुआ। बुक आपने क्यों लिखी? ये इस बुक को आपने क्यों लिखी? रीजन क्या था? लिखने से पहले आप क्या सोच रहे थे कि यार मुझे ये लिखना है? क्योंकि मेरे को लग रहा था कि प्यार क्या है। हाउ डू यू नो समवन इज द वन? कई बार हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाते हैं और उन्हें जाने देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये नहीं है, इससे बेटर मिलेगा, या इसके साथ हमारी नहीं जमेगी, और फिर बाद में रियलाइज होता है यार वही सही था। या उल्टा हो जाता है, हम किसी को चुनते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक नहीं था। आई फेल्ट ये बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर के लिए कोई आंसर नहीं दे सकता। जैसे मैं भी आपका जवाब नहीं दे सकता। कहानी तभी लिखी जाती है जब उसके इतने सारे पहलू हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक पूरी दुनिया बनानी पड़ती है, कि एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है कि ऐसे चलता है। वो सवाल मेरे को इतना सिंपल सवाल है, हाउ डू यू नो समवन इज द वन? आप किसी से भी पूछे कि आपको कैसे पता लगेगा कि यही आपका अपना है हमेशा के लिए, कोई सीधा जवाब नहीं है, और हर आदमी आपको अलग जवाब देगा, हर औरत आपको अलग जवाब देगी। तो आई थॉट दैट विल मेक अ ग्रेट स्टोरी, सो दैट्स व्हाट मेड मी राइट। जब आपका कैरियर इतना लंबा हो गया है, और कभी रिग्रेट होता है किसी चीज़ को लेके, क्या काश यार वो चीज़ न किया होता तो ठीक रहता? आई वुड से मेरे फिजिकल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया मैंने टिल द टाइम आई वाज 40-45 टिल कोविड रियली। आई ट्राइड बट इट वाज नॉट लाइक, अभी जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड आई वुड से व्हेन मेरा हाइट ऑफ फेम चल रहा था, माई स्लीप वॉज नॉट ओके, माई वेट वॉज नॉट ओके, फिटनेस वॉज नॉट ओके, और उसकी वजह से मैं इतना खुश नहीं था। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू हो रहा है एज अ राइटर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के मेंटल को भी आप ध्यान में रखते हो। तो ये सवाल इसलिए, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आप साइकियाट्रिस्ट हो, इसलिए क्योंकि जब राइटर लिखता है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन को पढ़ता है। तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू हो रहा है, रीजन क्या दिखता है आपको? मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, और मेंटल हेल्थ एक तो आ जाता है कि मेंटल इलनेस, जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दीज आर ऑल प्रॉपर बीमारियां हैं मेंटल। कई लोग मेंटल हेल्थ ना होने को ये मानते हैं कि बीमारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ है और फिजिकल इलनेस है, फीवर, न्यूमोनिया, ये वो, एक तो वो हो गई फिजिकल। एक है कि यू आर नॉट इन पीक फिजिकल हेल्थ, मतलब आपको बीमारी भी नहीं है लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ ग्रेट नहीं है, अनफिट हो आप। मेंटल हेल्थ में भी ये है, ये सबको अफेक्ट करता है। हो सकता है आपको मेंटल इलनेस नहीं, लेकिन क्या आपका ब्रेन परफेक्ट कंडीशन में है? जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके गोल हैं, इज इट रेडी टू हेल्प यू? मोस्टली आंसर नो होता है। उतना मोटिवेशन नहीं है, उतना डिसिप्लिन नहीं है, गोल बनाया फिर छोड़ दिया, ये वो। अब इसमें दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए कोई, इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, but you are not in peak mental health, and I think that I'm very curious about. And like I said, 11 rules I wrote, and even like when I write now, I like try to work on my optimal mental health. और जिस तरीके से अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटा जिम जाना है, बाकी 23 घंटे आप जो कर रहे हो वो भी मायने रखता है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी ऐसा ही है। आप बाकी जीवन कितने स्ट्रेस में बिता रहे हो, कौन सी चीज़ें पे ध्यान दे रहे हो, कौन से पे नहीं दे रहे, स्लीप कैसी है आपकी, खाना कैसा है आपका, इंटरेक्शन कैसे है लोगों के साथ, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बनती है। अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप इंजॉय नहीं करोगे लाइफ को, और ना ही आप उतना अचीव कर पाओगे, बिकॉज आपकी पीक मेंटल हेल्थ नहीं है। थैंक यू चेतन जी, आपने समय दिया, बातचीत की, बहुत आपने भी बहुत मजा आया। लास्ट सवाल यही कि आप बुक लीजिए और दर्शकों को हमारे खुद आप बता दीजिए कि आपकी ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच रजत, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और ये दोस्तों मेरी बुक है 12 Years माई मेस्ड अप लव स्टोरी। ये आ रही है 10 साल बाद मैंने लव स्टोरी लिखी है, क्योंकि ये इतनी खास लगी, एकदम स्वीट सी प्यारी सी लव स्टोरी है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसोगे, इमोशनल भी होगे, एंड कोई भी पढ़ सकता है। जो किताब कभी किताब नहीं पढ़ता वो भी पढ़ सकता है कि हमने इतनी सिंपल लिखी है। सो 12 Years माई मेस्ड अप लव स्टोरी रिलीजेस 1 October 2025। थैंक यू चेतन जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बुक बाकी पिछली बुक की तरह कमाल करे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। चेतन जी से बहुत सारे मसले पर बातचीत हुई। उम्मीद है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले होंगे।
उन सवालों के भी जवाब मिले होंगे जिन्हें आप न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो जो भी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को भी इन सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें।